हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक का यानी कि संगीत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग हमीर जो होता है ये किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो राग हमीर जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो राग हमीर जो होता है वो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है। ख्याल गायन में ना किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है। तो ख्याल गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तो तबला का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है। ताल लिपि में जो चिन्ह ओ होता है उसे क्या सूचित किया जाता है। तो खाली को सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताल लिपि में चिन्ह ओ जो होता है उससे खाली को सूचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं। स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं। तो आरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को आरोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है। राग भैरव जो है वो किस ठाट से उत्पन्न है। तो राग भैरव जो है ये भैरव ठाट से ही उत्पन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है। तो राग भैरव जो है ये भैरव ठाट से ही उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का वादी स्वर क्या है। राग भैरव, पहले क्वेश्चन था कि राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है। तो राग भैरव भैरव ठाट से उत्पन्न है। अब क्वेश्चन है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है। तो राग भैरव का वादी स्वर द्वैत है। द्वैत जो है राग भैरव का वादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है तीन ताल का खाली होता है। तीन ताल का खाली क्या होता है। तो तीन ताल का खाली 16 होता है, 4 होता है, 9 होता है या 1 होता है। तो तीन ताल का जो खाली होता है वो 9 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन ताल का खाली कितना होता है। तो 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा औरव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं। औरव जाति में ना कितने स्वर व्यवहार होते हैं। तो 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरव जाति में 5 स्वर व्यवहार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल कहरवा का प्रयोग होता है। ताल कहरवा का जो प्रयोग होता है वो होता है सुगम संगीत में। ताल व कहरवा का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो सुगम संगीत में ताल कहरवा का जो प्रयोग है वो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं। रूपक ताल में ना कितनी मात्राएं हैं। तो रूपक ताल में 7 मात्राएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है। तो राग भैरव का गायन समय, तो राग भैरव को गाया जाता है प्रातः काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भैरव का गाने का समय क्या है। तो प्रातः काल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद में ना किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद में ना चौताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या है। तो राग भीम पलासी जिसे कि गाया जाता है दिन के तीसरे पहर में, उसका संवादी स्वर क्या है। तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर है षंडज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। षंडज जो है राग भीम पलासी का संवादी स्वर है। अगला क्वेश्चन है पंडित चतुर मलिक एक डैश थे। पंडित राम चतुर मलिक जो थे वो क्या थे। तो वो जो थे वो एक ध्रुपद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा कि पंडित राम चतुर मलिक एक डैश थे, डैश गायक थे। तो किस तरह के गायक थे। तो पंडित राम चतुर मलिक जो थे वो एक ध्रुपद गायक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये किस तरह के किसके वादक थे। तो ये शहनाई वादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये शहनाई वादक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है ना ये किसके लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं संगीत प्रचारक के रूप में। संगीत प्रचारक के रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है ये जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे वो एक गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे वो एक गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि ठाठ कितने प्रकार के
के होते हैं? ठाठ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ठाठ जो होते हैं वो होते हैं 10 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 विभाग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? निम्नलिखित यानी 4 नाम दिया हुआ जैसे कि देश, भीमपलासी, भैरव और केदार। तो जितने भी राग दिए हुए निम्नलिखित राग, इस रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? तो केदार राग में जो दोनों लगते हैं वो मध्यम में ही लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरने के क्रम को हम क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वरों के उतरने के क्रम को हम अवरोह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीम पलासी का गायन समय क्या है? किसका? तो भीम पलासी का ना गाने का समय। तो भीम पलासी को आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है, यानी कि दोपहर के बाद गाने का शुरुआत होता है और संध्या काल करें कि साय काल तक गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, साय काल तक। भीम पलासी के गाने का समय साय काल तक, या कहीं कहीं पर आप लोग अपराह्न भी लिखा देखिएगा तो इसका साय काल ही होगा, क्योंकि दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है, ठीक है ना। तो पहला पहर हो गया सुबह का, दूसरा पहर हो गया दोपहर का, और तीसरा दोपहर के बाद में ही गाने का शुरू होता है, इसलिए हो जाएगा सायकाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बांसुरी वादक थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग यमन का गायन समय क्या है? यानी कि राग यमन को कब गाया जाता है? तो राग यमन को साय काल में ही गाया जाता है, यानी संध्या काल में राग यमन को गाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? संपूर्ण जाति में ना कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो 7 स्वर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण जाति में 7 स्वर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? तो खाली को सूचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताल लिपि में चिन्ह ओ से खाली को सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? राग देश जो है यह किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है खमाज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो खमाज से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? 4 ताल में ना कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो 2 खाली का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद में ना कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद में चौताल बजता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्रुपद में चौताल बजता है। अगला क्वेश्चन है किस राग में ग और नी कोमल बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? वो कौन सा राग है जिसमें ग और नी जो लगते हैं ना वो कोमल लगते हैं और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? किसमें लगते हैं? तो काफी राग में। काफी राग में ग और नी कोमल बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी हैं। पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? नर्तक थे, चित्रकार थे, गायक थे या तबला वादक थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे एक गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? तो एक गायक थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने होते हैं? सप्तक जो होते हैं ये कितने होते हैं? तो सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक जो होते हैं वो 3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 ताल का खाली है। 3 ताल का खाली क्या है? 16 है, 2 है, 9 है या आ है? तो 3 ताल का खाली क्या हो जाएगा? तो 3 ताल का खाली हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 ताल का खाली कितना है? तो 9 है। अगला क्वेश्चन है नाद के कितने प्रकार हैं? नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के जो है वो 2 प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है ये ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल में ना किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल में प्रयोग किया जाता है 3 ताल का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ख्याल में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल में 3 ताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम करेंगे म्यूजिक के और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। इससे पहले और भी सब्जेक्ट जितने भी आर्ट्स के आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक सभी आप लोगों को, मॉडल सेट सभी आप लोगों को करवा चुके हैं। उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।